Mutual funds are subjected to market risk. Read all scheme related documents carefully. ये लाइन मैं बचपन से सुन रहा हूँ और पहले मुझे सिर्फ एक वर्ड समझ में आता था कि रिस्क, यानी कि म्यूचुअल फंड में रिस्क तो है, लेकिन फिर भी हर महीने 20,000 करोड़ से ज्यादा रुपए इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मई महीने में अकेले ही म्यूचुअल फंड्स के थ्रू 34,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए। लेकिन म्यूचुअल फंड्स की शुरुआत कैसे हुई, ये आज इतने बड़े इन्वेस्टमेंट टूल कैसे बने और इंडिया में इनकी जर्नी कैसे रही, लेट्स फाइंड आउट। किसी भी देश की इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए जरूरी है कि उसकी फाइनेंशियल मार्केट में उस देश के लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े। ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकों की जगह अगर मार्केट में पैसा डालेंगे तो कंट्री की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। लेकिन आम लोग जिनके पास थोड़ी सी सेविंग्स है और मार्केट की कोई एक्सपर्टीज भी नहीं है, वो कैसे किसी कंपनी में या मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे? A strong financial market with broad participation is essential for a developed economy. With this broad objective, India's first mutual fund was established in 1963, जिसका नाम था Unit Trust of India, यानी कि UTI। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई का इनिशिएटिव था और इसी के साथ भारत में शुरू होता है फर्स्ट फेज ऑफ म्यूचुअल फंड। यूटीआई का फॉर्मेशन पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करके किया गया और इसकी रेगुलेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी मिली आरबीआई को। आई थिंक द की आइडिया व्हेन इन 1963 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड कि हम एक म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स क्लाइंट्स को या सभी इंडियंस को कराना शुरू करते हैं। वो एक वाइडर पार्टिसिपेशन चाहते थे लोगों की, कि वो उस अभी तो चलो स्कीम्स हैं, उस समय बहुत डिफरेंट तरह की स्कीम चलती थी जहाँ पे काफ़ी क्लाइंट्स के नुकसान और इंडियंस के नुकसान होता था। तो उन्हें लगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए इंडियंस को जहाँ पे वो मार्केट का बेनिफिट ले सकें। जो इंडिया की ग्रोथ हो रही थी, क्योंकि तब इंडिपेंडेंस हुए 16 साल ही हुए थे 1963 में, और जो दिख रहा था कि इंडिया ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग डेस्टिनेशन उभर के आ सकता है कॉर्पोरेट इंडिया में, तो उसका बेनिफिट जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको साथ में मिले। तो उसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पार्लियामेंट ने पास किया कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके थ्रू जितने भी हिंदुस्तानी हैं उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले और वो अपनी लाइवलीहुड बेटर कर सकें। सरप्राइजिंगली आज के कंटेक्स्ट में मैं बात करूं कि वहाँ से अगले 15 साल में लगभग 6,500 करोड़ उन्होंने इकट्ठा किया, जो आज की वैल्यू में भी ज़्यादा है और उस समय तो पैसे की वैल्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा अमाउंट था। बट ये कहना गलत नहीं होगा कि दैट उस समय एवेन्यूज़ ही बहुत लिमिटेड थे और आपके पास एक ही स्कीम थी US 64, तो आपके पास एवेन्यूज़ थे नहीं जो आप निकाल पाते या कर पाते। तो सारा पैसा जो कहीं जाता भी था, जो LIC जो इंश्योरेंस का एक एवेन्यू था जिसके थ्रू आज भी बहुत इन्वेस्टमेंट होती है, जो जाता था वो US 64 में जाता था। तो वो इम्पैक्ट अपने आप में बड़ा था। बट येस, पार्टिसिपेशन लेवल पे भी उस समय उतना अमाउंट इकट्ठा करना एक अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट थी। Unit Scheme 1964, यानी कि US 64 was the first scheme launched by UTI. RBI was managing UTI until 1978. उसके बाद UTI को RBI से डीलिंग किया गया और ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की मैनेजमेंट के अंडर आ गया। IDBI की मैनेजमेंट के कंट्रोल लेने के बाद एट द एंड ऑफ 1988 यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM लगभग 6,700 करोड़ रुपयों का हो चुका था और यहीं से इंडियन म्यूचुअल फंड्स का सेकंड फेज भी शुरू होता है विद द एंट्री ऑफ पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड्स। इन द ईयर 1987 पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड्स की एंट्री शुरू होती है। इनमें मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जून 1987 में SBI ने पहला नॉन UTI म्यूचुअल फंड स्टैब्लिश किया, जिसके बाद दिसंबर में कैनरा बैंक म्यूचुअल फंड, अगस्त 1989 में पंजाब नेशनल बैंक म्यूचुअल फंड, नवंबर 1989 में इंडियन बैंक म्यूचुअल फंड, फिर बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा म्यूचुअल फंड और LIC ने भी अपना म्यूचुअल फंड स्टैब्लिश किया। सो आप समझिए एक तरह से कि US 64 मेनली UTI ने जो डिवाइस किया था, और UTI बैंक जो आज की डेट में एक्सिस बैंक के नाम से जाना जाता है, ज़्यादा उनकी ब्रांचेस से बिकता था और फिर बाकी लोग भी उसे सेल करने लगे या बाय करने लगे। बट एट द सेम टाइम जब पब्लिक सेक्टर बैंक इंट्रोड्यूस हुए, जब मैंडेट दिया गया, और उसमें SBI सबसे पहले था 1987 में SBI ने किया, फिर कैन बैंक आया, फिर बाकी लाइन लगी, PNB आया, बैंक ऑफ इंडिया आया, तो वहाँ से आपके पास एवेन्यूज़ ऑफ प्लेटफॉर्म जहाँ से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो बढ़ गए। पहले तो अब आपके पास घर के पास एक ही शॉप है जहाँ से आप बाय कर सकते हैं, पर विज़ा वेज आपके पास 10 अदर डिफरेंट शॉप्स हैं और हर जगह UTI प्रेजेंट नहीं था। ऐसा नहीं था कि हर जगह प्रेजेंट था। तो जब बाकी बैंक्स आए तो एक तो लोगों के पास एवेन्यू ज़्यादा हो गए और जिनके पास
पहले वाला एवेन्यू नहीं था कि US 64 में कर पाते, वहाँ पे बैंक्स के थ्रू म्यूचुअल फंड्स आने शुरू हो गए। तो आपके पास थोड़ी डेप्थ इंक्रीज़ हुई एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज़ हुआ, और वहाँ से जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि लगभग 9 से 10 गुना का वॉल्यूम भी बढ़ा। जो आप 5,500-6 हज़ार की बात कर रहे हैं, जो US 64 इकट्ठा कर पाया था, वहाँ से कोई लगभग ये वैल्यू अगले 10 साल में 55-60 हज़ार करोड़ हो गई। एट द एंड ऑफ 1993 म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट 47,000 करोड़ रुपयों से आगे निकल गया था। विद द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का थर्ड फेज शुरू होता है। साल 1992 या वो साल था जब सेबी को एस्टैब्लिश किया गया, जिसका काम था सिक्योरिटीज मार्केट यानी कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स के हितों का ध्यान रखना एंड टू प्रमोट एंड रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। 1993 में सेबी ने पहला म्यूचुअल फंड रेगुलेशन गाइडलाइन जारी किए। ये गाइडलाइन यूटीआई को छोड़कर बाकी सभी म्यूचुअल फंड्स के लिए एप्लीकेबल थे। इसके बाद इसी साल के जुलाई महीने में पहला प्राइवेट सेक्टर का म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ। इसका नाम था कोठारी पायनियर, जो कि बाद में फ्रैंकलिन टेम्पलेशन म्यूचुअल फंड के साथ मर्ज किया गया। प्राइवेट सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स आने के साथ ही इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का नया दौर शुरू होता है, जिसमें इन्वेस्टर्स को वाइड रेंज ऑफ म्यूचुअल फंड चॉइसेस अवेलेबल कराए गए, यानी कि उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए कई सारे ऑप्शंस थे। आई थिंक इसको बिल्कुल कंपेयर करना चाहिए कि एक ज़िला है या एक सिटी है जहाँ पे पुलिस नहीं है, कॉप नहीं है, और वहाँ एक अपने सिस्टम से कुछ लॉज हैं, कुछ जगह लॉज चल रहे हैं, कुछ जगह लॉज नहीं चल रहे हैं। सेबी ने वही आके काम किया। उसने नॉट ओनली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बट जबकि पूरी इक्विटी मार्केट को पूरा रिस्ट्रक्चर किया, रियलाइन किया और रेगुलेशन लेके आया। एंड 92 से जब से सेबी आया है, आज हम बात कर रहे हैं 2024 में, सो ऑलमोस्ट 32 ईयर्स में इतना कुछ चेंजेस हुए हैं रेगुलेटरी वाइज, एंड कितना फ्रेमवर्क डिफाइन हुआ ताकि एंड सेबी की हर एक्टिविटी जो रहती है, ऑब्वियसली फ्रेमवर्क एक राइट हो उसमें तो रहती है, बट बहुत हद तक जितने भी शेयर होल्डर्स हैं या मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनके इंटरेस्ट को गाइड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए रहती है। और उससे ओवरऑल बहुत बेनिफिट हुआ पूरी इंडस्ट्री को, बिकॉज स्ट्रक्चर हुई चीज़ें सारी की सारी, प्राइस डिफाइन होना शुरू हुआ, चाहे डायरेक्ट इक्विटी में हुआ, और ओवरऑल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हुए। साथ में सेबी ने आते ही मैंडेट दिया प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स को कि आप अपनी शॉप्स लेके आएँ, जो सबसे पहले कोठारी ने शुरू करी 1994 में, और जो आज की डेट में फ्रैंकलिन के नाम से जाना जाता है। फ्रैंकलिन ने आके फिर एक्वायर किया, और उससे पार्टिसिपेशन आपकी बढ़ी, रिटेल पार्टिसिपेंट्स की भी। देखिए आज PSUs काफ़ी अग्रेसिव बैंक्स हैं, बट एक टाइम में 90s में, अर्ली 2000 में कुछ हद तक वो सरकारी एक स्वभाव के बैंक्स थे। पर जब आपका रिटेल पार्टिसिपेशन आया प्राइवेट पार्टिसिपेशन के थ्रू, तो उससे मार्केट और बड़ी हुई, स्ट्रक्चर्ड हुई, बड़ी हुई, और प्रोसेसेस को फॉलो करने के लिए बहुत सारी चीज़ें सेबी ने डिफाइन करी। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस उस समय ग्लोबली अवेलेबल थी उनको फॉलो करा। तो आई थिंक ये अपने आप में एक बहुत रिमार्केबल और बहुत बड़ा एक लैंडस्केप मैं कहूँगा अचीवमेंट था रेगुलेटरी बॉडी का, जिसने पूरी चीज़ों को डिफाइन किया और मार्केट को बढ़ने के लिए हेल्प करा। सेबी की इनिशियल गाइडलाइंस को साल 1996 में रिवाइज किया गया और पुरानी गाइडलाइन को नई गाइडलाइन से रिप्लेस किया गया। New guideline, which is still applicable, is known as SEBI Mutual Fund Regulations 1996. सेबी की इजी एंड कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस के आने के कारण कई प्राइवेट सेक्टर की म्यूचुअल फंड्स लॉन्च हुए। साथ ही कई फॉरेन स्पॉन्सर्स ने भी इंडिया में अपना म्यूचुअल फंड सेटअप किया। इसी टाइम पीरियड में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कई सारे मर्जर्स और एक्विजिशंस भी हुए। कारण था कि बिकॉज जब फॉरेन फंड्स ने देखा कि देयर इज अ रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया जिसके थ्रू हम अप्रोच कर सकते हैं, और देयर इज़ अ फ्रेमवर्क जो हर कोई फॉलो करेगा, सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम। जब अगर हम आते हैं तो भाई आपने डिफाइन कर दिया, बैंक्स के लिए RBI है और कैपिटल मार्केट्स के लिए आपने सेबी को रख दिया कि हाँ सेबी विल डिफाइन इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन। तो वहाँ पे एक गाइडिंग बुक हो गया, गाइडलाइंस आ गई कि कैसे इस स्ट्रक्चर को, इस इंडस्ट्री को हम बड़ा कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने देखा कि फॉरेन फंड्स का भी फ्लो आपका या एस्टेब्लिशमेंट आनी इंडिया में शुरू हुई। जनवरी 2003 तक विद द एंड ऑफ थर्ड फेज ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इंडिया में 33 म्यूचुअल फंड्स थे, जिनका टोटल AUM 1,21,805 करोड़ रुपए था, जिसमें से अकेले UTI के पास 44,541 करोड़ रुपयों का एसेट था। जनवरी 2003 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का थर्ड फेज खत्म होता है और चौथा फेज शुरू। फरवरी 2003 में UTI एक्ट 1963 को रिपील किया गया एंड UTI वाज बाइफरकेटेड इनटू टू डिफरेंट एंटिटीज। फर्स्ट इज स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसे SUUTI भी कहते हैं, एंड सेकंड इज UTI म्यूचुअल फंड, जो कि सेबी के अंडर काम करता है।
यूटीआई का बाइफर्केशन ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का चौथा फेज है। हालांकि यह फेज म्यूचुअल फंड्स के कंसोलिडेशन का भी फेज था बिकॉज ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन इन द ईयर 2009। अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में हुआ। लेमन ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है वो क्राइसिस हमारा। और जहाँ यूएस मार्केट्स 26-27% टैंक करी थी, बट सरप्राइजिंगली इंडियन मार्केट 63% टैंक करी। 21,000 का जो टॉप था सेंसेक्स ने जो बनाया था, वहाँ से 87-8800 का लेवल तक आ गया था, मार्केट नीचे आ गया था। सो प्रॉब्लम ये नहीं थी कि दैट मार्केट जो था 63% टैंक करा, एक छोटा प्रॉब्लम वो था, बट ब्रॉडर प्रॉब्लम में आई कई फंड्स ऐसे थे जो 70-80% टैंक कर गए और कभी रिकवर भी नहीं कर पाए। सो आई थिंक एक अपने आप में बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लगा था कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, फंड्स हैं, पर वो ठीक से फॉलो चीज़ें हो रही हैं जो बोली गई नहीं बोली गई हैं। और वहाँ पे बहुत हद तक जो अच्छे फंड हाउसेज अच्छी प्रैक्टिसेस थी वो डिफ्रेंशिएट हो गई, जो एवरेज या बेकार प्रैक्टिसेस थी। इन द ईयर 2009 ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण सिक्योरिटीज मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड टैंक डाउन, जिसका असर इंडियन मार्केट पर भी पड़ा। इस इकोनॉमिक क्राइसिस का इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ा and Indian mutual fund industry struggled to recover and remodel itself for over next 2 years. अभी तक म्यूचुअल फंड्स में टीयर 1 सिटीज के इन्वेस्टर्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था एंड टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में म्यूचुअल फंड्स का पेनिट्रेशन नहीं था। म्यूचुअल फंड्स का पेनिट्रेशन बढ़ाने और इस इंडस्ट्री को री एनर्जाइज करने के लिए सितंबर 2012 में सेबी ने कई प्रोग्रेसिव मेजर्स लिए। ये मेजर्स काफ़ी सफल भी रहे और ग्लोबल मेल्टडाउन के नेगेटिव इम्पैक्ट को भी काफ़ी खत्म किया। बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, एमफी ने लिए हैं, सेबी ने लिया है, जो डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेटर्निटी है उन्होंने लिया है। सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो एमपी की पहल थी, म्यूचुअल फंड सही है, क्योंकि एक बाज़ार में कई बार एक मिसकंसेप्शन होता है कि म्यूचुअल फंड रिस्की है, तो उसको कई पार्ट में एड्रेस किया एमपी ने। पहले तो ये बताया कि डेट भी होता है, फिक्स इनकम वाले म्यूचुअल फंड भी होते हैं, आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर एक्विटी इन्वेस्टमेंट कैसे एसआईपी के थ्रू करनी है, तो एक जो कंसर्न था निवेशकों का कि कहीं रिस्की तो नहीं है, उस रिस्क को कैसे डाइवर्सिफाई करना है, तो कई तरीक़ों से एमपी ने उस इशू को एड्रेस किया। इनफैक्ट अभी भी जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, अभी भी उसमें ऐड आ रही है और जो भारत के दिग्गज खिलाड़ी हैं वो ये ऐड कर रहे हैं, तो अवेयरनेस बढ़ी, नंबर 1। नंबर 2, इसमें इंडस्ट्री ने, सेबी ने स्पेशल इंसेंटिव दिए गए। पहले टॉप 15 एंड बियॉन्ड सिटीज़ के लिए स्पेशल इंसेंटिव दिए गए। अगर आप नए इन्वेस्टर्स वहाँ से लाते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता था एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। फिर उसको टॉप 15 को टॉप 30 किया गया, टॉप 30 के बियॉन्ड किया गया। आपने अभी डेटा देखा होगा जो मई का सिप डेटा आया है, 21,00,000 करोड़ की SIP बुक हो गई है। 50 लाख सिप मई के महीने में रजिस्टर हुई, उसमें से 40% टॉप सिटीज़ के बियॉन्ड आई है। तो इमेजिन करिए 20 लाख SIPs भारत के जो गांव हैं, जो छोटे शहर हैं, वहाँ से निवेशक आ रहे हैं। मई 2014 से नई सरकार के बनने के बाद ही देश की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में स्टेडी इनफ्लो और AUM में इंक्रीज देखा गया। साथ ही नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स में भी भारी तेजी देखने को मिली। 31 मई 2014 तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM 10 लाख करोड़ रुपयों से भी ज्यादा हो गया था, जो कि अगस्त 2017 में बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपयों तक पहुंच गया। एमफी की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 31 मई 2024 तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 58 लाख करोड़ की हो गई है, यानी कि 10 सालों में 6 गुना से ज्यादा की ग्रोथ। सिर्फ यही नहीं, म्यूचुअल फंड्स पर आम निवेशकों का भी भरोसा बढ़ा है। मई 2019 से यानी कि पिछले 5 सालों में ही ऑन एन एवरेज 17 लाख न्यू पोर्टफोलियो हर महीने बढ़ रहे हैं, यानी कि 17 लाख नए म्यूचुअल फंड सब्सक्राइब किए जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हर महीने लगभग 20,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा की SIP ही मार्केट में आ रही है। दिस SIP is almost equal to a mid-cap company. This growth is possible because of SEBI's re-energizing the mutual fund industry in September 2012 and the support from mutual fund distributors in expanding the retail base. अब तो बड़ी हो गई है, लेकिन अगर आप रिलेटिव कंपैरिजन करेंगे तो अभी भी कहते हैं ना, जैसे अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी आसमान बाकी है, वो वाली बात है। जब मैं इंडस्ट्री में था, जब मैं म्यूचुअल फंड में काम करता था और मैंने छोड़ा था, मैं रिलायंस म्यूचुअल फंड में काम करता था 2011 में, मैंने जब छोड़ा था तो 8 लाख करोड़ के आसपास की इंडस्ट्री थी। पिछले 14 सालों में आज ये 54 लाख करोड़ हो गई है। तो लगभग 6-7 गुना इंडस्ट्री बढ़ी है पिछले 13-14 साल में। मतलब इंडस्ट्री 18-20% से हर साल ग्रो कर रही है। तो दिखने में ये आंकड़ा 50-55 लाख करोड़ का आपको बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन अगर बैंक का, अगर आप डिपॉजिट बेस देखें, जो इंडिया में बैंक्स हैं, वो 200 लाख करोड़ से ऊपर है।
मतलब अभी ये 1/4 भी नहीं हुई है। अगर मैं एफडी की बात करूँ और डिपॉजिट्स की बात करूँ तो बहुत लंबा रास्ता तय करना है। अभी सिर्फ 4 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स हैं। मुझे लगता है ये नंबर कई गुना बढ़ेगा यहाँ से। 56 करोड़ पैन और आधार लिंक्ड है। तो मुझे लगता है कि वो नंबर तो हमारा होना चाहिए फ्यूचर में, 10 साल 15-20 साल मुझे नहीं पता, बट जो नंबर है वो कोविड के पहले जो नंबर था उससे 2 गुना हो गया है। तो कोविड के बाद बहुत अवेयरनेस आई है, कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने भी इसमें सहायता करी है। और अगर मैं बाहर के देशों की बात करूं तो बाहर की सबसे बड़ी जो म्यूचुअल फंड एएमसी है वो वैनगार्ड है। उसका अपना एयूएम 12 लाख करोड़ है मतलब 10 ट्रिलियन है, सॉरी 12 लाख नहीं है, 12 ट्रिलियन है। हमारी टोटल इंडस्ट्री अभी हमारी सबसे बड़ी एएमसी एसबीआई म्यूचुअल फंड है, उसका शायद 100 बिलियन होगा। तो वो हमारी सबसे बड़ी से वो जो है 10 गुना 100 गुना बड़ा है। तो मतलब आप सोचिए कि कितना कितना लंबा रास्ता हिंदुस्तान को तय करना है। म्यूचुअल फंड्स आज लॉन्ग टर्म और लो रिस्क के लिए इन्वेस्टर्स की फर्स्ट चॉइस बन चुके हैं, लेकिन अभी भी रिटेल मार्केट स्पेशली टियर 3 सिटीज में अपना पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए इन्हें एक लंबा रास्ता तय करना होगा। एंड वी होप कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन इस इंडस्ट्री में बढ़े। लेकिन हाँ, नए स्कीम लेने से पहले डोंट फॉरगेट टू रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।